एक पक्ष कह रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, दूसरा पक्ष कह रहा है संविधान के बदलने का कोई इरादा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अगर 2/3 लोगों को लगे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिससेटिस्फाई हैं तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं है। उन्हें हटा दिया जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना कहाँ हो रही है। गवर्नर और स्टेट के बीच में इशू हम पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। क्रांतिकारी स्टेप उठाकर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो पिछले 1-1.5 साल से चर्चा में है, परंतु पिछले 1 महीने में जब से इलेक्शन होने लगा है तब से वो एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यानी कि वो मुद्दा जिसकी बात हो रही है संविधान की। एक पक्ष कह रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, दूसरा पक्ष कह रहा है संविधान के बदलने का कोई इरादा नहीं है। किसी पार्टी विशेष की चर्चा किए बिना हम आज इस बात को समझेंगे कि संविधान को बदला जा सकता है, कितना बदला जा सकता है, और अगर कोई संविधान को पूर्णतः बदलना चाहे तो क्या वो संभव है, और अगर संभव भी है तो किस दिशा में वो बदलना चाहेगा पहले स्टेप में, क्योंकि एकदम से क्रांतिकारी स्टेप उठाकर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसे नया बनाया जाए, नया चुना जाए, वो भी एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो सब कुछ जो करना है इस चुनी हुई पार्लियामेंट को करना है, तो इस पार्लियामेंट के अधिकारों में, कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए अधिकारों में ही वो संभव है। तो इन सारे मुद्दों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अगर 2/3 लोगों को लगे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिससेटिस्फाई हैं, हमें पसंद नहीं है, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर 2/3 नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि जो उनकी सोच है वो पूरी जनता की सोच नहीं है। तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट को जो अमेंड करने की पावर है वो क्या है। तो आर्टिकल 368 में ये लिखा हुआ है किस तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाएगा। 2 तरह की मेजॉरिटी की बात है। स्पेशल मेजॉरिटी है, वो भी 2 तरीके की। स्पेशल मेजॉरिटी जो पहले तरीके की है उसमें है कि टोटल मेंबरशिप जो उस हाउस की है उसकी सिंपल मेजॉरिटी हो जाए। यानी कि अगर लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं, तो 272 के आसपास अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती है तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के लिए एक अलग प्रोविज़न साथ में जोड़ा हुआ है कि 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जिस दिन की बात हो रही है उस दिन अगर 400 आदमी ही है सदन में और 400 के 400 वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हैं, तो 300 का आंकड़ा चाहिए होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो केवल सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, साथ में 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर की। उसी के साथ कुछ ऐसे प्रोविज़न भी दे रखे हैं जैसे आर्टिकल 54, 55 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 73 है जो यूनियन की एग्जेक्टिव पावर है उससे संबंधित है। आर्टिकल 162 है जो कि स्टेट की एग्जेक्टिव पावर से संबंधित है। आर्टिकल 241 है जो हाई कोर्ट से संबंधित है। उसी तरीके से अलग पार्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित, यूनियन और स्टेट में क्या पावर की डिवीज़न होनी चाहिए उससे संबंधित, जो 7th शेड्यूल है जो सब्जेक्ट मैटर है उससे संबंधित हो, या फिर इसी प्रोविज़न को अमेंड करना हो तो अलग से एक मेजॉरिटी चाहिए। वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधी जो स्टेट्स है उनसे भी रेटिफाई करवाना पड़ेगा। तो एक जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो कठिन प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको अमेंड करके कोई कहाँ तक पहुँच सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है अगर कुछ ऐसा किया जाए। आप सब कहेंगे ये सारी बातें तो सुनी हुई हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर की। जब आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू का एक सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है उसको छीनने की बात हुई, फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की बात हुई, तब जाकर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट को तो अमेंड कर सकते हैं लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आप नहीं ले सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो लिखी हुई जो डायरेक्ट चीज़ है उसको आप नहीं ले सकते। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लिखी तो नहीं गई हैं लेकिन महसूस होती हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये मूल भावनाएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अब दिक्कत यहाँ पर आती है, ट्विस्ट यहाँ पर है। अब सबको लग रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है वो इस सबको बचा लेगा, लेकिन अगर कोई सरकार, कोई दल
ये करना चाहे कि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे ही पहुंच जाए, उसमें दी गई हुई बातों को रिवर्स कर दे और एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच जाए, तब सुप्रीम कोर्ट का 1973 का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो 370 के ऊपर अपने जजमेंट दिया है, जिसमें उसने उन पुरानी सारे कागजात को देखते हुए, जो प्रोविज़न थे उनको देखते हुए माना कि गवर्नमेंट के पास पावर थी, गवर्नमेंट का मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर थी ये करने की, और ये जो 370 को हटाया गया ये फैसला सही था। तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। हम देखेंगे अब किस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है। सबसे पहला सवाल बहुत उठता है कि सेकुलरिज्म को हटा दिया जाए, सोशलिज्म को हटा दिया जाए, शब्द प्रीएम्बल में है और प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं है, उन्हें हटा दिया जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना कहाँ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगी कि आपने एक हमारी बात नहीं मानी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के बाहर गए, वो तो स्पिरिट के अंदर का काम हो गया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से अगर देखें, हम सारे आज ओरिजिनल आर्टिकल्स देखेंगे, बाद में तो बहुत कुछ अमेंड किया गया है। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर देखें तो प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी शक्ति है पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल में यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, आर्टिकल 52 कह रहा है। 53 ये कह रहा है जो सभी एग्जेक्टिव पावर है यूनियन की वो सारी प्रेसिडेंट के अंदर है, प्रेसिडेंट को दी गई है, वो उसको यूज़ करने के लिए किसी जूनियर को अपॉइंट कर सकता है। आप सोचिए, ये बातें लिखी हुई हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट है। उसके बाद आर्टिकल 74 वो कहता है कि प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर केवल एड एंड एडवाइस है, यानी कि प्रेसिडेंट माने या ना माने प्रेसिडेंट की मर्जी है। तो ऐसा कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर शुरुआती टाइम पर 1950 के आसपास पंडित नेहरू प्रधानमंत्री ना बनने की बजाय प्रेसिडेंट बने होते और राजेंद्र प्रसाद या कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे देश में चल रहा होता, क्योंकि प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दी गई थी। लेकिन बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को मानते हुए, क्योंकि हमने ब्रिटिश से आज़ादी ली थी वहाँ पर है, तो उस कन्वेंशन को मारते हुए हम चलते गए। लेकिन अगर असलियत में कोई चाहे, आज कोई चाहे 1950 में पहुँच जाए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कर दे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की उल्लंघना नहीं होगी। प्रेसिडेंट को पूरी पावर दी जा सकती है और प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। प्रेसिडेंट बनाकर किसी को परमानेंट बैठाया जा सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की 5 साल के बाद होना है, लेकिन टर्म लिमिट नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है। उस पर भी चर्चा करेंगे, जिस तरीके से वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज की क्या महत्व है। उसी प्रकार से अगर देखें तो आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें प्रेसिडेंट को बतानी पड़ेंगी, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको मना नहीं कर सकता और प्रेसिडेंट कभी भी उससे पूछ सकता है। तो देखिए, सारे अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 111 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक प्रकार की वीटो पावर है। जिस भी बिल को पास किया जाएगा पार्लियामेंट में, वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर दे। प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड भी कर सकता है, साइन दे भी सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास अपार पावर है। कोई अगर एक ही पार्टी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहें तो ये स्मूथली चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी ऐसे को पहले ही बैठा दिया जाए प्रेसिडेंट और इस सारे प्रोविजंस को लागू कर दिया जाए, तो नई आने वाली सरकार कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह जाएगी और ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन भी नहीं होगा। तो कोई सरकार ऐसा कर सकती है करना चाहे तो। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, अपने तरीके से बढ़िया सोचा गया, लेकिन फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। हम देखें तो 208 वैल्यू वोट की है एक एमएलए की यूपी की, वहीं पर अगर देखें तो 20 है गोवा की, 8 है मेघालय की। तो यूपी के एमएलए की 208 वोट की वैल्यू है, मेघालय की 8 है। तो अगर किसी को जीतना हो तो कुछ स्टेट में ही जीतकर लगातार प्रेसिडेंट को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि वोट बहुत ज़्यादा है, एक तरफ झुकाव है। यूपी का अगर टोटल वोट देखा जाए तो 83,000 वैल्यू है। कुल 1971 के सेंसस के हिसाब से कुल वैल्यू केवल 5,50,000 के आसपास है, उसमें से 83,000 केवल यूपी की। आप सोचिए, इस तरीके से बड़े स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान, एमपी, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कुछ स्टेट के दम पर ही ये सारे सिस्टम को कंटिन्यू रखा
जा सकता है। वहीं एमपी की वैल्यू भी उतनी ही है, 5,50,000 के आसपास है। और जो गवर्नमेंट इतना करना चाहेगी, उसके पास मेजॉरिटी होगी, तो वो यहाँ भी उसके पास वोटिंग होगी। तो 10 लाख कुछ वोट है, उसमें से 5-6 लाख चाहिए तो आसानी से मिल जाएगी। और नए सेंसस जब 2026 के बाद होगा तो यूपी और जो नॉर्दर्न स्टेट है उनकी वोटिंग पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ यहीं पर हुई है। उसके बाद अगर चर्चा करें तो गवर्नर वाले पार्ट की, गवर्नर का भी सेम है, गवर्नर होना चाहिए। गवर्नर के पास स्टेट की सारी एग्जेक्टिव पावर है। उसी के साथ यह भी कहा गया है कि जो गवर्नर के पास है डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 163 कहता है कि जो एड एंड एडवाइस के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो केवल एड और एडवाइस ही कर सकते हैं। गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में कोई भी फैसला ले सकता है, और वो चाहे तो इनकी कोई बात ना माने, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। गवर्नर और स्टेट के बीच में इशू हम पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। कई सारे बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट साइन करे ना करे, बहुत टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब तक कहेगा, ये भी एक इशू है, क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। वो हम देखेंगे अभी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी, जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आखिर कितना सेफ है। पूरी कोशिश की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर्टिकल 124 कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, और अगर ही में डीम नेसेसरी, अगर उसे लगता है कि आवश्यकता है, तब सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज से उसको डिस्कस करना है, नहीं तो उसको अपॉइंट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कोलेजियम सिस्टम जो है वो तो 1990 के दशक में जाकर डेवलप होता है, उससे पहले इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। और अगर कोई गवर्नमेंट चाहे कि इस चीज़ को फॉलो करते हुए कोई एक्ट बना दे या इसी चीज़ को कंटिन्यू रखे, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को नहीं रोक सकता कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है। और बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये थ्योरी के हिसाब से, इस बात को सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी दी गई है वो उल्टी भी आ सकती है अगर कोई गवर्नमेंट इस तरीके से जाना चाहे। और रही आखिरी बात इलेक्शन कमीशन की, जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने का, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने का, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराने का, लोकसभा के इलेक्शन कराने का, राज्यसभा के इलेक्शन कराने का, उसकी हालत भी ऐसी ही है। आर्टिकल 326 में क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट चाहे और प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को। इसीलिए 2023 में एक्ट बनाया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर। और उसमें प्रोविज़न किया गया कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, फिर उनको चुन लिया जाएगा। अपोजिशन का कहना है कि इसमें हमारी सुनी नहीं जा रही, लोगों का कहना है कि सुनी नहीं जा रही, सरकार अपनी कर रही है। सरकार अपनी क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट करेगा, वो तो फिर एक मौका दे रहे हैं अपोजिशन को। तो वो देना भी एक दया भावना है। अगर कोई सरकार चाहे कि नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है प्रेसिडेंट सब कुछ करने के लिए। अब ये हमने सारी चीज़ क्यों समझी? कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पूरे बदलने से बहुत आसान है, इस तरीके से रिवर्ट बैक कर जाना। जो भी संशोधन पार्लियामेंट की या प्रेसिडेंट की पावर लेने के लिए 42वें संशोधन में किया गया, जहां पर शेल लगा दिया गया कि एड एंड एडवाइस के साथ शेल लगा दिया गया, उसको माननी ही पड़ेगी, उसको हटा लिया जाए। 44वें में कर दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस को वापस भेजता है और कैबिनेट उसे कहता है कि नहीं आप ये मानो, तो वो वापस नहीं कर सकता, उसे हटा दिया जाए। तो एक प्रकार का एक ऐसा लीडर प्रेसिडेंट के रूप में बैठाया जा सकता है जो जब तक चाहे वहाँ पर बैठ सकता है। फिर उसके पास एग्जेक्टिव पावर सेंटर की भी आ गई, गवर्नर के थ्रू स्टेट की भी एग्जेक्टिव पावर आ गई, सुप्रीम कमांडर वो आर्मी मिलिट्री का है ही, जुडिशरी उसके पास आ गई, इलेक्शन कमीशन उसके पास आ गया। अब कोई भी सरकार चाहे, कोई भी दल चाहे, तो किसी भी तरीके से किसी भी फैसले को करते हुए आसानी से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड होते हुए बच सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाया माना जा सकता है। तो ये एक प्रकार का एनालिसिस था कि किस तरीके से ये हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी सब कुछ तो भविष्य की गोद में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये जो डिस्कशन हुई, आप क्या सोचते हैं? क्या इस डायरेक्शन में इस तरीके से फैसला हो सकता है, या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि इस तरीके से हो सकता है या इस चीज़ों को किया जा सकता है?
तो अपने कमेंट ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।